नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए बीजेपी के खिलाफ किसानों का मिशन यूपी उत्तराखंड, 22 से संसद का घेराव। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में गुंडई धांधली, अखिलेश बना रहे हैं अफसरों की सूची। केंद्र को नए आईटी नियमों पर केरल हाई कोर्ट से झटका, चैनलों को राहत। सुप्रीम कोर्ट की फेसबुक को फटकार, कहा दिल्ली दंगे दोहराए नहीं जा सकते। व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी पर लगाई रोक, फिलहाल नहीं डालेगा दबाव। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान अब मिशन यूपी उत्तराखंड के लिए जुटने जा रहे हैं। इस मिशन के तहत किसान इन दोनों राज्यों में बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में आंदोलन किया जाएगा और ये मिशन यूपी उत्तराखंड का ही हिस्सा होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की क़यादत कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि मोर्चा के नेता इस दौरान लोगों के बीच में पहुंचेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत में कहा, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, चुनाव अभी दूर हैं और हम आंदोलन तेज करेंगे। हम लोग 5 सितंबर के कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं। किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा है कि जिस तरह किसानों ने पंजाब और हरियाणा में बीजेपी के नेताओं का विरोध किया है, ठीक उसी तरह हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहा कहते हैं कि हम लोगों को बताएंगे कि किसान पिछले 8 महीनों से दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए हैं और ये बात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बीजेपी सरकारों के खिलाफ माहौल बनाने का काम करेगी। इस बीच किसान नेता 22 जुलाई से संसद भवन के पास धरना देने की योजना भी बना चुके हैं, क्योंकि 19 जुलाई से ही संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है। तो किसानों ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ कर दी है कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में सक्रिय तौर पर बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि किसको वोट दें, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए कैंपेन करेंगे और ये घोषणा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब उसे एक पूरी मिशन की शक्ल दी जा चुकी है। मिशन यूपी उत्तराखंड बना लिया गया है। कैसे गांव-गांव जाना है, कैसे घर-घर जाना है, कितनी रैलियां करनी हैं, रैलियों का जो संदेश देना है वो क्या देना है, कौन से नेता कहाँ जाएंगे और कैसे दूसरे लोगों को भी इस आंदोलन से जोड़कर इसको एक प्रभावशाली रूप देना है, उसके बारे में किसान नेताओं ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है, एक रोड मैप तैयार कर लिया है और वो अब आंदोलन की शक्ल में, मिशन की शक्ल में ज़मीन पर उतरने जा रहा है। निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा केंद्र है और किसान नेता वहाँ जुटेंगे, वहाँ से हुंकार भरेंगे और फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपने अभियान की शुरुआत कर देंगे। इधर दिल्ली में भी मोर्चा खोल रहे हैं, संसद भवन के सामने संसद का घेराव करने की बात हो रही है। 200 किसान हर दिन जत्था आएगा और वहाँ हो सकता है गिरफ्तारियां देनी पड़े। तो ये दिल्ली पे और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तीनों जगहों पर, तीनों मोर्चों पर किसान सक्रिय होने जा रहे हैं। खबर है कि इससे बीजेपी के अंदर बहुत घबराहट है, चिंता है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ख़ास तौर पर, क्योंकि ये दोनों ही राज्य किसानों के आंदोलन से प्रभावित हैं और किसानों के आंदोलन का असर पड़ना लाजमी है। ख़ास तौर पर जब बड़े स्तर पर ये अभियान चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से मतदाता इसके बारे में सोचेंगे और इन इलाकों में किसानों की अच्छी खासी तादाद है। वो ये भी देख रहे हैं कि किसान पिछले 8 महीनों से किस तरह से धूप में, बारिश में, ठंड में संघर्ष कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार की कानों में जू भी नहीं रेंग रही है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और इसे हैंडल कैसे किया जाए ये बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी नेताओं का घेराव करेंगे, बीजेपी नेताओं को गाँव में घुसने नहीं देंगे, बीजेपी नेताओं की रैलियाँ संभव नहीं होगी। तब ऐसी सूरत में बीजेपी कैसे काउंटर करेगी? तो बीजेपी के काउंटर करने का तरीका 2 स्तरों पर चल रहा है कि एक तो जातियों के आधार पर किसान आंदोलन को तोड़ा जाए, जाट और नॉन जाट करके
इन दोनों को भिड़ाया जाए और दूसरी जातियों को किसानों के खिलाफ खड़ा किया जाए। और दूसरा ये कि एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का अभियान चला जाए जिससे किसान हिंदू मुसलमान में बट जाएं और वो एक साथ ना हो पाए, उनका आंदोलन उस तरह से जोर न पकड़ पाए। और तीसरा जो उनका चिर पर चित्र एक हथकंडा रहा है कि कैसे किसान नेताओं को, किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, धमकाया जाए और इस आधार पर कमज़ोर किया जाए। तो ये तीनों स्तरों पर बीजेपी ने भी काम शुरू कर दिया है। तो एक बड़ा टकराव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अब आने वाले दिनों में आपको दिखेगा और मुझे लगता है कि सितंबर के बाद ये और गति पकड़ेगा, क्योंकि अभी मानसून का समय है, बारिश का समय है, तो शायद इसमें वो रफ्तार ना दिखे, लेकिन उसके बाद वो रफ्तार पकड़ेगा और उसका असर दिखने लगेगा। और तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और किसानों की टकराहट की चिंगारियां आपको पूरे माहौल में दिखेंगी। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में जिस तरह की हिंसा, गुंडागर्दी हुई है, उसने ये बहस छेड़ दी है कि क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। इसके साथ ही एक महिला से जिस तरह की बदसलूकी हुई है, उसके आंचल को खींचा गया है, इसे लेकर भी योगी सरकार और बीजेपी सवालों के घेरे में है, क्योंकि महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ही लगा है। उन्होंने ये हरकत की है। महिला ने शुक्रवार को लखनऊ पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में दबंगई के साथ ही मारपीट के नज़ारे भी दिखलाई दिए हैं और गोलियां तक चली हैं। जिस महिला से बदसलूकी हुई है वो लखीमपुर खीरी जिले की पास गवान ब्लॉक से एसपी की ब्लॉक प्रमुख की उम्मीदवार रितु सिंह की प्रस्तावक हैं। रितु सिंह ने शुक्रवार को बताया कि जब ये महिला प्रस्तावक होने से जुड़े कागजात दाखिल करने जा रही थी तो उस दौरान बीजेपी के नेताओं ने उनसे बदसलूकी की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को इस मामले को उठाया है और कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं और यूपी की जनता आने वाले चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल एसपी के कार्यकर्ता ही शासन के जुल्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि जिस जिले का डीएम एसपी खुद चुनाव को हराने के लिए बैठा हो तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि एसपी ऐसे अफसरों की पूरी सूची बना रही है जिन्होंने एसपी कार्यकर्ताओं और जनता को अपमानित किया है, और हम भी ऐसे अफसरों की सूची बना रहे हैं जो एसपी कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं और चुनाव में सरकार का पक्ष ले रहे हैं। तो एक आपने देखा कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी ने किस तरह से नंगा नाच किया उन चुनावों को जीतने के लिए। एक तरह से चुनावों की लूट की गई और उसमें साम दाम दंड भेद, धन का इस्तेमाल, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, सब कुछ किया और बिल्कुल बेलिहाज होके किया, निर्लज्ज होके किया। और यही खेल उसने ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी दोहराया है। इतनी रिपोर्टें आई हैं, फायरिंग की रिपोर्ट आई है, लोगों को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया गया है और महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई। तो साफ है कि योगी राज में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। पिछले समय में 4.5 साल से लगभग यही चल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र के प्रति उनकी ना कोई आस्था है, ना कोई सम्मान है। बात बात पर उन्होंने डंडे का जोर दिखाया है, ठोक दो की राजनीति की है और पंचायत चुनाव में हार के बाद वो इस तरह से बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने बाकी के दोनों चुनावों में पूरी ताकत के बल पर ही जो कुछ भी हासिल किया है, बीजेपी की लोकप्रियता के बल पे नहीं और ना ही सरकार के कामकाज के बल पर, विशुद्ध रूप से ये सरकारी मशीनरी के ज़रिए, गुंडा एलिमेंट्स के ज़रिए उन्होंने इस चुनाव का अपहरण कर लिया है। और ये एक मजाक है, ये एक खतरे की घंटी भी है, क्योंकि अगर इसी पैटर्न पर और होंगे ही विधानसभा चुनाव भी हुए तो क्या किया जाएगा। तर्क दिया जा रहा है कि वो चुनाव स्थानीय चुनाव अधिकारियों की देखरेख में नहीं होगा, केंद्रीय चुनाव आयोग की देखरेख में होगा। लेकिन हम जानते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्ठा भी अब चुनाव और लोकतंत्र में कम और केंद्र सरकार में ज़्यादा है। उसकी ना कोई प्रतिष्ठा बची है, ना उसकी कोई क्रेडिबिलिटी बची है, विश्वसनीयता बची है। तो जाहिर है कि उससे भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो
आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में आप देख लीजिए कि किस तरह से धांधली का जोर रहेगा, किस तरह से ताकत का, धन बल का, मीडिया बल का, बाहुबल का, इन सब का जोर रहेगा। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है पूरे लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए और चुनाव आयोग के लिए कहना चाहिए एक चुनौती भी है, अगर वो अपना काम ढंग से करना चाहेगा तो। अगली खबर का रुख करते हैं। केरल हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों के पालन को लेकर न्यूज़ चैनलों को बड़ी राहत दे दी है। अदालत ने निजी न्यूज़ चैनलों की नियामक संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए का पक्ष लेते हुए आदेश दिया है कि फिलहाल नए आईटी नियमों को लागू नहीं करने के लिए कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। एनबीए ने आईटी नियमों को इस आधार पर हाईकोर्ट में चुनौती दी है कि वे सरकारी अधिकारियों को मीडिया के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए अत्यधिक अधिकार देते हैं। एक बयान में एनबीए ने कहा है कि नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 कानून के समक्ष समानता पर संविधान के अनुच्छेद 14 और कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं। एनबीए ने कहा कि नए आईटी नियमों के तहत निगरानी के ऐसे तंत्र से डिजिटल मीडिया सामग्री को नियंत्रित करने की कार्यपालिका की असीमित शक्ति मिल जाएगी। प्रसारकों ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि नए नियमों के आधार पर मीडिया के स्वविनियमन या आत्मनियमन तंत्र को एक वैधानिक रूप दिया गया है। इसने बयान में कहा है कि एक संयुक्त सचिव को संयुक्त सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के आदेश के ऊपर बैठाना अर्ध न्यायिक प्रक्रिया से समझौता करना होगा। हाईकोर्ट ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किए हैं। इस पर जवाब देने के लिए उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया है। तो ये केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। केरल हाईकोर्ट ने जो किया है उसको सलाम किया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि डिजिटल मीडियम को जो ऑनलाइन मीडिया है जैसे सत्य हिंदी है, इस तरह के चैनलों को, इस तरह के कंटेंट को कैसे नियंत्रित करे, कैसे दंडित करे, कैसे धमकाए और कैसे अपनी मर्जी से इनको चलाए। इस कोशिश के लिए ही ये सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 बनाया गया है। इसको लागू किया जा रहा है ज़बरन, लेकिन एनबीए और दूसरी जो पत्रकारों की संस्था हैं, आत्मनियमन की संस्था हैं, वो सब इसके खिलाफ हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं और भी कई कोर्ट में इस तरह की याचिकाएँ दाखिल की गई हैं। लेकिन केंद्र सरकार भी अपने खेल खेल रही है। वो सुप्रीम कोर्ट से कह रही कि सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में मंगवा लीजिए और यहाँ सुनवाई कीजिए। ऐसा भी होता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि देश के जो हाई कोर्ट हैं वो ज़्यादा स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रहे हैं। इक्का दुक्का हाई कोर्ट को छोड़ दें, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट एक तरफा कार्रवाई कर रहा है केंद्र सरकार और बीजेपी के पक्ष में। दिल्ली हाई कोर्ट से भी बीच बीच में इस तरह की ध्वनियाँ निकलती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर हाई कोर्ट अच्छा काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को लगता है कि वहाँ वो अपनी चला सकती है, अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसा उसका इस तरह की बातें पूरे सब जगह चल भी रही हैं। तो वो इस कोशिश में है कि इस मामले के सारे वहाँ आ जाएं और फिर अपने मन मुताबिक फैसला आ जाए तो ये इस माध्यम को भी नियंत्रित कर लिया जाए। लेकिन देखें, केरला हाई कोर्ट ने जो कुछ किया है उसके बाद स्थितियां थोड़ा बदली भी हैं, उसका क्या असर पड़ता है तमाम दूसरी जो याचिकाएं हैं उन पर। अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक को ज़बरदस्त फटकार लगाते हुए कहा है कि ये विध्वंसक आवाज़ों और विचारधाराओं का प्लेटफॉर्म बन गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि सत्ता प्रतिष्ठान को इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र रखनी चाहिए और इसकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय फेसबुक की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दिल्ली विधानसभा की ओर से भेजे गए तलब को फेसबुक ने चुनौती दी थी। जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी व जस्टिस ऋषिकेश रॉय के
खंडपीठ ने फेसबुक से कहा है कि उसने बेजुबानों को आवाज़ दी है, उन्हें सरकारी सेंसरशिप से बाहर निकलने में मदद की है और इस तरह अभिव्यक्ति की आज़ादी को आगे बढ़ाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन अदालत इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि फेसबुक अब विध्वंसक आवाज़ों, विचारधाराओं और ऐसे संवादों का प्लेटफॉर्म बन गया है। अदालत ने फेसबुक के इस तर्क को खारिज कर दिया कि ये वो महज एक प्लेटफॉर्म है जिस पर तीसरा पक्ष सूचनाएं व जानकारी शेयर करता है। इन सूचनाओं और जानकारियों को तैयार करने, नियंत्रित करने या उनके समन्वय में उसकी कोई भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ स्थानीय खान पान, वेशभूषा, भाषा, धर्म, संस्कृति व परंपरा में पूरे यूरोप से अधिक विविधता है। यही हमारी विविधता में एकता है। फेसबुक जैसी किसी बड़ी कंपनी को अभिव्यक्ति की आज़ादी और दूसरों के बारे में जानकारी नहीं रखने के आधार पर इस विविधता में एकता को छिन्न भिन्न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो फेसबुक और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सरकार उनको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ फेसबुक खास तौर पर दुनिया भर में बदनाम हो चुका है हेट कंटेंट के लिए, हेट पोस्ट के लिए, और जगह जगह फेसबुक की वजह से दंगे हुए हैं, नफरत बढ़ी है, हिंसा भड़की है। आपको याद होगा कि जो जॉर्ज फ्लॉयड वाला केस हुआ था अमेरिका में, उसमें भी फेसबुक की बड़ी नकारात्मक भूमिका पाई गई थी। जो हेट मॉन्गर्स हैं, जो नफ़रत फैलाने वाले दक्षिणपंथी ग्रुप हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर फेसबुक के ज़रिए ये काम किया था और उसकी वजह से एक बहुत बुरा माहौल बना था। और ये तमाम देशों में हो रहा है। हिंदुस्तान में भी कई मौक़ों पर फेसबुक की इस तरह की भूमिका पाई गई है। व्हाट्सएप की भूमिका पाई गई है जो कि फेसबुक का ही हिस्सा है। तो फेसबुक को एक कंटेंट कोड में बांधना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सरकार नियंत्रित न कर पाए इसकी भी ज़रूरत है। अगर कोर्ट ये कह रहा है कि सरकार को निगरानी रखनी चाहिए, तो कहीं निगरानी रखने के नाम पर वो इस मीडियम को या दूसरे मीडियम को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश न करे, जो कि हो रही हैं कोशिशें। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बननी चाहिए। ये कोर्ट इस तरह कोर्ट को मूव करना चाहिए जो नज़र रखे और इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म पर इस तरह की जो आपत्तिजनक, जो समाज में बिखराव, विखंडन, टकराव, हिंसा पैदा करते हैं, उनको रोकने के लिए कार्रवाई करे। सरकार कार्रवाई करेगी तो वो पक्षपातपूर्ण होगी, वो अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बचाएगी और जो विरोधी और असहमत आवाज़ें हैं उनको दबाने की कोशिश करेगी। इसलिए कोर्ट को इस नुक्ते नज़र पर भी ध्यान रखना चाहिए। आज की अंतिम खबर लेते हैं। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यूज़रों को मौजूदा समय में इस पॉलिसी को मानने की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। व्हाट्सएप ने खुद शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वह अपने यूज़रों को इस विवादित नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करने के लिए तब तक दबाव नहीं डालेगा जब तक सरकार व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा विधेयक को पास नहीं करा देती है। हालांकि व्हाट्सएप के इस फैसले से लगता है कि वो इसके लिए फिलहाल यूज़रों पर दबाव नहीं डालेगा, लेकिन इसमें भी उसने चालाकी दिखला दी है। साफ है कि वो आगे दबाव डालेगा। ऐसा इसलिए कि जिस व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा विधेयक की बात कही गई है उसके जल्द कानून बनने की संभावना नहीं दिखती है। और दूसरे, ये कानून बन भी गया तो क्या सरकार के इतने सख्त दिशा निर्देश होंगे कि व्हाट्सएप जैसी कंपनियों की पॉलिसी को रोक दें? ये अभी साफ नहीं है। हालांकि व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा विधेयक में फिलहाल ऐप और प्लेटफॉर्म को यूजरों के व्यक्तिगत और संवेदनशील डाटा को इकट्ठा करने और साझा करने से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। व्हाट्सएप ने एक चालाकी ये भी दिखाई है कि इसने साफ किया है कि वो इन यूज़रों को अपडेट दिखाना जारी रखेगा जिन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है, और ये उन लोगों के लिए लागू रहेगा जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, जबकि इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने पहले आपत्ति जताई थी। तो फेसबुक, जो कि प्राइवेट व्हाट्सएप कंपनी की मालिक भी है, उसने एक तरह से फ़िलहाल इस मामले में थोड़ी ढील दे दी है, लेकिन वो अपने इरादों से डिगा नहीं है। वो इन प्राइवेसी पॉलिसी को आज नहीं तो कल लागू करेगा। वो इंतज़ार कर रहा है कि जो सरकार डाटा सुरक्षा विधेयक लाई है वो पास हो जाए, कानून बन जाए, और उसके बाद फिर उसके मद्देनज़र वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अगर छोटा मोटा कोई परिवर्तन करना है तो करके इसको लागू करेगी। लेकिन वो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये उसके बहुत बड़े बिजनेस का प्लान है। उसमें बहुत तरीके से थर्ड पार्टी को डाटा बेचना, थर्ड पार्टी के लिए उपयोग करना, विज्ञापन के लिए काम करना
करना, ये तमाम चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं और हमारी प्राइवेसी को भी वो इस्तेमाल कर सकता है अपने धंधे के लिए। तो ये एक आपत्तिजनक पहलू है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आईटी जाइंट है और वो इस तरह की चीज़ों से बाज नहीं आएगी। दूसरे देशों में भी वो इसी तरह से लड़ाई लड़ रही है क्योंकि इसमें आर्थिक हित उससे जुड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार और कोर्ट के हस्तक्षेप से इसमें किस हद तक और कब तक लगाम लगती है, ये देखा आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की ख़ास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को बहुत लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की ख़ास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।